हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो पिछला टॉपिक है अधिगम, जो हम कब पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो है अधिगम जो टॉपिक है उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम जो है अधिगम वक्र कर्व ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पहली बात कि अधिगम वक्र क्या होता है। अधिगम वक्र, मान लीजिए आपने पढ़ाई की और पढ़ाई की थी तो आपने क्या किया, आप प्रतिदिन जो है 8 घंटा पढ़ते हैं, डेली 8 घंटा पढ़ रहे हो, तब तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा का। लेकिन अगर आप एक दिन 2 घंटा पढ़े, एक दिन 6 घंटा पढ़े, एक दिन 5 घंटा पढ़े, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऊंचा नीचा बनेगा, एक सीधी रेखा का ग्राफ नहीं बनेगा। तो अधिगम वक्र क्या कहता है, अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम ग्राफ आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है। अब उस अधिगम, आपने जो 6 घंटे 8 घंटे 2 घंटे पढ़े, उसको हम ग्राफ में दर्शाएंगे तो वो क्या कहलाता है, आपका अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है। और इसमें अधिगम की गति न्यूनतम, अधिकतम या शून्य भी स्थिति में व्यक्त की जा सकती है। अब मान लीजिए आप किसी दिन नहीं पढ़े तो आपकी स्थिति क्या आ जाएगी, अधिगम की गति कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। किसी दिन आप 10-12 घंटे पढ़ लिए तो आपकी अधिगम की गति क्या आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं अधिगम के वक्र के प्रकार। देखिए, पहला है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व, मान लीजिए आप प्रतिदिन जो है 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, डेली आप 8 घंटे और आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं इसी तरीके से, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ये सरल रेखीय वक्र एक सीधी रेखा का ग्राफ बनेगा इस तरीके से। इसमें क्या होता है, अधिगम की गति जो होती है एक दिशा में समान रूप से आगे बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि आप प्रतिदिन जो 8 घंटा पढ़ रहे हो। ठीक है। अर्थात सीखने की गति क्या होती है, एक समान, आप डेली जो है एक निश्चित समय में उतना सीख पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा ग्राफ बनाना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा अगर एक भी दिन आपने 8 घंटे की जगह 7 घंटे पढ़ा तो ये ग्राफ सीधी रेखा का नहीं बनेगा। ठीक है। अगर एक भी दिन आपने 7 घंटे 59 मिनट पढ़ा तो ये ग्राफ सीधी रेखा का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि जो हमारा जीवन है इसमें कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जो लगातार जो एक निश्चित समय में वो कार्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो सरल रेखीय वक्र बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है। अगला है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र मतलब कि एलिवेशन लर्निंग कर्व। एलिवेशन लर्निंग कर्व क्या कहता है, इस वक्र का दूसरा नाम भी है ऋणात्मक या निष्पादन या हास्य वक्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि अधिगम की गति जो होती है, मान लीजिए आप शुरू में पढ़ रहे थे 8-8 घंटा, आपने क्या किया था, आपको एक एग्ज़ाम देनी थी, अब आपको सीटेट की एग्ज़ाम देनी है मान लीजिए, तो आपने क्या किया, जोश आ गया शुरू में, आपने कहीं वीडियो देखी, आपने मोटिवेशन वीडियो देखी, आपको जोश आ गया, आपको मोटिवेशन मिल गया, तो शुरू के दिन आप कितना घंटे पढ़ लिए, आप शुरू के दिन 10 घंटे पढ़ लिए। ठीक है। अगले दिन आप 8 घंटे आए तो आपने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप अपन खूब पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद आपने सोचा 6 घंटे पढ़े तो अभी आपने सोचा 6 घंटे तो पढ़ाई निकल रही है, काफ़ी ज़्यादा निकल रही है, तो फिर आपने क्या सोचा कि चल 4 घंटे रह गए आपकी पढ़ाई, और फिर आप 4 घंटे 3 घंटे ऐसे पढ़ने लगे। तो आपकी जो शुरू में गति, अधिगम की गति कितनी थी, 10 घंटे थी, उसके बाद 8, फिर 6, फिर 4 4 3 3 2। तो सब पहले इस जो उन्नतोदर वक्र एलिवेशन लर्निंग कर्व है, इसमें जो है पहले अधिगम की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यहाँ से जो सर्वाधिक तो हो गई, लेकिन ये बाद में क्या हो जाती है, यहाँ पर जाकर के जो क्या हो जाती है, ऐसे कम होना प्रारंभ हो जाती है, और उच्चतम बिंदु पर पहुँचने के बाद सीखने की गति, अधिगम की गति जो होती है वो धीमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। ये होता है उन्नतोदर वक्र। अगला है नतोदर अधिगम वक्र, कॉनकेव लर्निंग कर्व। देखिए, इसे जो है धनात्मक या वर्धमान वक्र के नाम से जाना जाता है, और ये जो नतोदर अधिगम वक्र है, ये उन्नतोदर अधिगम वक्र जो है इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने जो है किसी भी, अब सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्या है, किसी
मोटिवेटेड तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है पहले सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर के। तो शुरू में आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़े, फिर 8 घंटे, और फिर आपको धीरे धीरे उसमें जो है सीटेट के एग्ज़ाम के प्रति रुचि दिखाई देने लगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है और आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं। तो आपने मोटिवेटेड हो गए, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए और आप फिर कितना घंटे पढ़ने लगे, 10-10, 12-12 घंटे आप पढ़ने लगे। तो आपने शुरू में आपकी अधिगम की गति क्या थी, कम थी, मतलब कि पहले अधिगम की गति कम हो और धीरे धीरे अधिगम की गति क्या हो जाए, आप बाद में तेज़ सीखना शुरू कर दे, उसके बाद अधिगम की गति क्या हो जाए, तेज़ हो जाए। तो उसको क्या कहते हैं, नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं। इस तरह का वक्र बनता है नतोदर अधिगम वक्र, कॉनकेव लर्निंग कर्व के अंदर बनता है। ठीक है, ये उन्नतोदर वक्र और नतोदर वक्र, एलिवेशन कर्व और कॉनकेव कर्व दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगला है मिश्रित अधिगम वक्र। देखिए मिश्रित अधिगम वक्र क्या होता है, इसे एक तो कई नामों से जाना जाता है, जिगजैग कर्व कहते हैं इसे, एक टेरेस्ट लाइन कर्व कहते हैं, एक सिग्मोइड कर्व कहते हैं, या फिर अवग्रहास वक्र भी कहते हैं, या फिर इसे एस वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कभी कम कभी ज़्यादा, आपका कोई निश्चित समय नहीं है कि आप किसी भी दिन आप कितना भी घंटे पढ़ रहे हैं। आप एक दिन 2 घंटे पढ़े, एक दिन 5 घंटे पढ़े, एक दिन फिर 1 घंटे पढ़े, अगले दिन 10 घंटे पढ़ लिए। तो इसमें अधिगम की गति जो है तेज़ धीमी कैसी भी हो सकती है, पहले तेज हो सकती है, बाद में धीमी, या फिर बाद में तेज भी हो सकती है। तो किसी भी तरह की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये वक्र इस तरह का हो, ये वक्र इस तरह का भी हो सकता है, ये वक्र इस तरीके से भी हो सकता है, अलग तरीके से। तो जो मिश्रित अधिगम वक्र है वो मिक्स्ड रूप से होता है। एलिवेशन कर्व और जो है कॉनकेव लर्निंग कर्व, इन दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है। यह वक्र उन्नतोदर अधिगम वक्र और नतोदर अधिगम वक्र का मिश्रित वक्र है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अधिगम पठार, लर्निंग पैलेटल। देखिए लर्निंग अधिगम पठार क्या होता है। मान लीजिए आप जो है डेली 6-6 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन किसी को एक सरल रेखा की वक्र बनाना संभव नहीं है। तो जब आप डेली 6-6 घंटे पढ़ रहे थे तो एक दिन आपको ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि आप 6 घंटे छोड़िए, आप 2 घंटे नहीं पढ़ पाए उस दिन 6 घंटे में से। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो परिस्थिति आई, चाहे आप बीमार हो गए, चाहे आपके पास में जो है कोई और परेशानी रही हो, स्वास्थ्य खराब रहा हो या तो आपका, या फिर आपको कोई वातावरणीय इफेक्ट रहा हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, लेकिन आप जो है 6 घंटे के बजाय आप 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाए, तो आपका ग्राफ क्या होगा, कम। और उस जो आप जिस दिन नहीं पढ़ पाए उस दिन क्या परेशानी रही, उस नहीं पढ़ पाए तो आपकी क्या हुआ, अधिगम की गति जो थी एक बढ़ रही थी सरल रेखा में, उसमें क्या आ गया, अवरोध आ गया, और उस अवरोध को ही, रुकावट को ही अधिगम में पठार कहते हैं। ठीक है, देखिए जब किसी अधिगमकर्ता के अधिगम की गति एक दिशा में समान रूप से आगे की ओर बढ़ती जाती है, आप डेली 6-6 घंटे पढ़ रहे थे और किसी परिस्थिति के कारण आगे बढ़ती हुई अधिगम की गति में ठहराव या अवरोध या बाधा या रुकावट आ जाए तो उसे अधिगम में पठार कहते हैं। आप बीमार हो गए, कोई वातावरण इफेक्ट हो गया, जैसे कि कोई नॉइज पॉल्यूशन हो रहा था, शोर हो रहा था, तो उस वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो वो जो अधिगम की गति में ठहराव, अवरोध या बाधा आई, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम पठार में अधिगम की गति 0 होती है। अब जिस दिन अधिगम पठार आया, मान लीजिए आप उस दिन नहीं पढ़ पाए, तो अधिगम की गति क्या हो गई, 0, क्योंकि आप उस दिन पढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो अधिगम की गति अधिगम पठार में 0 हो जाती है। चाहे 6 घंटे में से आपने 3 घंटे का अधिगम पठार दिया, तो जब अधिगम पठार आया था, जो समस्या आई थी, उस वक्त आपका गति क्या थी, 0 थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अधिगम पठार का ग्राफ है। अब यहाँ पे आप सीधी रेखा में इस तरीके से सीखते हुए जा रहे थे। अब यहाँ पर आप बीमार हो गए, या कोई वातावरण इफेक्ट रहा है, या कोई मार्गदर्शन कमी रही, दोषपूर्ण रुचि नहीं थी आपकी पढ़ाई में, तो यहाँ पे क्या था, बिल्कुल 0, इक्वल लेवल में आपने पढ़ाई नहीं की, ये अधिगम पठार आ गया। उसके बाद जब आपने पढ़ाई चालू की तो ये आपका फिर से एक सीधी रेखा का ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये है अधिगम पठार। अब बात करते हैं अधिगम पठार में, अधिगम में जो पठार आता है उसके क्या क्या कारण हैं। देखिए पहला तो है रुचि का भाव। मान लीजिए आपका उस वक्त उस टॉपिक को पढ़ने में या उस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि नहीं हो, तो भी अधिगम में पठार आ सकता है।
ठीक है। बीमारी या स्वास्थ्य, आप बीमार भी हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। जटिल पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जो इतना जटिल हो गया कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस वजह से आप क्या हो गए, बोर हो गए, तो आपने उसको नहीं पढ़ा, तो अधिगम्य पठार हो गया। मार्गदर्शन की कमी, अब मान लीजिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ते 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 काफ़ी दिन हो गया और आपका पहली बार में पेपर क्लियर नहीं हुआ, एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, तो आपको क्या होगा, अगली बार आप पेपर देने से कतराओगे क्योंकि आपने मेहनत की लेकिन आपका पेपर पास नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्गदर्शन की कमी, अगली बार आप नहीं पढ़ोगे तो क्या हो गया, अधिगम्य पठार आ जाएगा फिर, क्योंकि आप जो लगातार पढ़ रहे थे, एक बार एग्जाम दे दिया लेकिन आप रुकोगे नहीं कि आप आगे भी पढ़ते रहेंगे क्योंकि अगली एग्जाम की तैयारी करनी है हमें, तो आपका क्या आ गया, अधिगम्य पठार आ जाएगा। दोषपूर्ण वातावरण, चाहे तो शोर हो रहा हो कहीं पे आसपास, उस वजह से आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो या फिर कोई और वातावरणीय इफेक्ट हो, लाइट की व्यवस्था नहीं हो, उस वक्त लाइट चली जाए, ये भी एक वातावरण इफेक्ट है, तो ये एक दोषपूर्ण वातावरण हो गया, इससे भी अधिगम्य पठार आता है। शिक्षक का व्यक्तित्व, अगर जो टीचर जो पढ़ाने वाला है उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक को उस विषय की नॉलेज ही नहीं है, तो भी अधिगम्य पठार आएगा। पाठ्यक्रम दोषपूर्ण हो, पाठ्यक्रम में कोई मिसप्रिंट हो, गलतियां हो या कुछ और हो, तो भी अधिगम्य पठार आएगा। अभिप्रेरणा की कमी, मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर कोई मोटिवेटेड नहीं है तो अधिगम्य पठार आएगा ही, ठीक है, क्योंकि मोटिवेटेड होना जरूरी है। बुद्धि की कमी या मंदबुद्धि, कोई बच्चा मंदबुद्धि है तो भी अधिगम्य पठार आएगा। निर्धनता या संसाधनों का अभाव, किसी के पास किताब नहीं है, पेन नहीं है, या फिर और कोई पढ़ाई का जो मटेरियल मिलता है वो नहीं है, तो भी अधिगम्य पठार आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, अधिगम स्थानांतरण होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक कौशल सीख लेते, मान लीजिए आपने जो है साइकिल चलाना सीखा, और इस साइकिल चलाना जब सीखा है तो आप क्या करेंगे, बाइक चलाना भी सीखेंगे फिर बाद में। तो साइकिल चलाना सीखा तो आपने क्या सीखा, पेडल मारना और उसके अलावा हैंडल को साधना, हैंडल संभालना। लेकिन जब आप बाइक चलाना सीखने लगे तो आपने क्या सीखा कि साइकिल और बाइक में क्या संबंध है कि हैंडल दोनों में संभालना है, ठीक है, लेकिन बाइक में क्या आ जाता है फिर, गियर, ब्रेक, हैंड पैडल की जगह, जो पैर से पैडल मारते हैं उसकी जगह क्या आ जाता है, गियर और ब्रेक। तो आपने हैंडल मारना दोनों में कॉमन था, तो साइकिल का सीखा हुआ ज्ञान हैंडल संभालने का कहाँ काम आया आपको, बाइक को संभालने में। तो जब कोई सीखा हुआ कौशल या काम दूसरे सीखने के कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। आपने बाइक चलाना सीखा तो साइकिल का ज्ञान का हुआ आपको काम आया, तो प्रभावित कर रहा है। जैसे कि ट्रक चलाने में सीखा हुआ कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अब आप ट्रक चलाना जानते हैं तो आप कार भी चला सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप ट्रक चलाना सीख चुके हैं, सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब अधिगम स्थानांतरण के प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला प्रकार है धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, धनात्मक स्थानांतरण में क्या होता है, मान लीजिए आपने जो कोई पहले से पूर्व ज्ञान है, जो कोई आपके अनुभव है अथवा प्रशिक्षण जो है आपकी, वो नई बातों को सिखाने में सहायता करता है। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, साइकिल का ज्ञान आपको बाइक चलाने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायक हो तो उसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब मान लीजिए आपको हिंदी की नॉलेज भी अच्छी है तो आपको क्या करेगा, संस्कृत का ज्ञान प्रदान करने में, सीखने में सहायता करेगा। संस्कृत आप सीख लोगे क्योंकि ट्रांसलेट कर करके आप जो है संस्कृत को सीख लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, ठीक है। अगला है ऋणात्मक स्थानांतरण। अब मान लीजिए नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब आपके अनुभव हैं, ज्ञान जो योग्यता है जब दूसरे कार्य को करने में घातक हो। जैसे कि तेज चलने का अभ्यास, मतलब कि डॉक्टर ने आपको कहा आपको दिल की बीमारी है, और जब दिल की बीमारी है तो आप क्या करेंगे, चिकित्सक ने सलाह दी कि आप तेज नहीं चल सकते, ठीक है, तो अब आपको तेज भी चलना है, ठीक है, आपको सुबह सुबह टहलने का मन किया, आपको तेज चलने का मन किया, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा है कि आपको दिल की बीमारी की वजह से तेज नहीं चलना है, तो ये आपके क्या हो गया, तेज चलने में बाधा की स्थिति बन गई, ठीक है, क्योंकि ये आपको बाधा कर रहा है। अगर आप तेज चलेंगे तो आपको हार्ट में पेन होगा,
तो इस वजह से ये तेज नहीं चल सकते। तो वो होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसमें कि बाधा उत्पन्न हो, सीखा हुआ कौशल है, अनुभव है हमारे पहले कि हम पहले तेज चलते थे, लेकिन अब हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने से हम तेज नहीं चल सकते। ठीक है, अगला है शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आपने जो भी अनुभव पहले सीखे हैं, जो भी योग्यता आपने हासिल की, जो भी कोई कौशल सीखा हो, वो आपके नए कौशल को सीखने में ना तो बाधक होता है और ना ही सहायक होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण को जीरो ट्रांसफर लर्निंग, शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अब मान लीजिए आपने गणित सीखे, कोई भी सब्जेक्ट लिया और उसके बाद आप खाना बनाना सीखेंगे, तो गणित का खाने में कोई रोल नहीं है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कार ड्राइविंग सीखने के बाद में, कार चलाना सीखने के बाद में खाना बनाना सीखना, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ना तो इफेक्ट करेगा ना बाधक करेगा, ना तो सहायक होगा ना ही बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगला है क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार लगभग समान स्थिति में किया जाए, मतलब दो समस्याएं हैं आपके सामने, एक जैसी हैं, लगभग समान स्थिति में। एक आपके पास में जो है गणित की समस्या है और एक आपके सामने लगभग समान जो सब्जेक्ट आता है साइंस, उसकी है। अब आपने देखे होंगे साइंस में भी कई बार जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो मैथ में आपने क्या सीखा, जोड़, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और सब्सट्रैक्शन, जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीखा। वही काम अगर आपको साइंस के अंदर मिल जाए कुछ हिस्सा गुणा करने का, भाग करने का, तो क्या हो गया, उसी तरीके की, मतलब समान समस्या है। कैसी समस्या है, मैथ में भी वही चीज़ कर रहे हैं, हम साइंस में भी वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो समान समस्या को हल किया जाता है वो होता है क्षैतिज स्थानांतरण। एक मतलब एक ही लेवल में जो समस्या होती है, उन समस्याओं का जब समाधान किया जाता है तो एक चीज़ में सीखा हुआ कौशल दूसरे समस्या को समाधान में प्रयोग आता है। ठीक है, तो गणित में जोड़ घटाने के प्रश्न को हल करने का अभ्यास इस तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्न को हल करने में काम में आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा अधिगम टॉपिक जो है वो इस सेकंड पार्ट में समाप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चलती रहेगी, हमने जो कुछ सीरीज एक दो डाल दी हैं, लेकिन और भी जो है डलती रहेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।